काली सराय का रहस्य। 4 दोस्त अर्पित, नेहा, कबीर और आयुषी एक रोमांचक रोड ट्रिप पर निकले थे। दिल्ली से शुरू हुआ उनका सफर राजस्थान की ओर जा रहा था। जीप में गाने बज रहे थे, हंसी मजाक का माहौल था। लेकिन जैसे ही वे उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बने एक घने जंगल में पहुंचे, उनका गूगल मैप अजीब व्यवहार करने लगा। रास्ता बार बार बदल रहा था और आखिरकार वह उन्हें एक सुनसान सड़क पर ले गया जहां एक पुरानी तख्ती पर लिखा था, काली सराय 2 किलोमीटर। सूरज ढल चुका था और आसमान में काले बादल छा गए। तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि जीप का वाइपर भी काम नहीं कर रहा था। पास के गांव में रुकने की जगह ढूंढने की कोशिश नाकाम रही। गांव की गलियों में सन्नाटा था और जो कुछ लोग मिले उन्होंने रात में रुकने से मना कर दिया। एक बूढ़े आदमी ने, जिसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, उन्हें काली सराय के बारे में बताया। वहां मत जाओ बेटा, उस सराय में आज भी आत्माएं भटकती हैं। जो वहां रुकता है उसका अंत हो जाता है। उसकी आवाज में कंप कंपी थी। लेकिन बारिश और अंधेरे ने दोस्तों को मजबूर कर दिया। अर्पित ने कहा, यह सब बकवास है, हम सिर्फ रात रुकेंगे और सुबह निकल जाएंगे। बाकी तीनों ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। जीप काली सराय की ओर बढ़ी और कुछ ही देर में एक पुरानी विशाल इमारत दिखाई दी। बाहर से वह टूटी फूटी लग रही थी, लेकिन उसकी दीवारों में एक अजीब सी भव्यता थी। काली सराय का मुख्य दरवाजा लकड़ी का था, जिस पर जटिल नक्काशी थी। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो कोई उनसे फुसफुसा रहा हो। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। बाहर से टूटी फूटी दिखने वाली सराय अंदर से साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। लकड़ी की मेज, पुराने झाड़ फानूस और दीवारों पर फीकी पेंटिंग्स, सब कुछ ऐसा था जैसे समय यहां रुक गया हो। कोई कर्मचारी नहीं दिखा, लेकिन मेज पर 4 कमरों की चाबियां और एक नोट था। मुसाफिरों, स्वागत है, खाना रात 8 बजे। चारों ने अपने कमरे ले लिए। रात के खाने में दाल, चावल और कुछ सब्जियां थीं, लेकिन स्वाद में कुछ अनोखा था, एक ऐसी खुशबू जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखी। आयुषी ने मजाक में कहा, लगता है कोई शेफ फैंटम यहां खाना बनाता है। लेकिन उसका मजाक किसी को हंसाने में नाकाम रहा। रात गहराने लगी। नेहा अपने कमरे में थी जब उसे लगा कि कोई फर्श पर धीमे कदमों से चल रहा है। उसने दरवाजा खोला, लेकिन गलियारा खाली था। डरते डरते वह बिस्तर पर लौटी। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां पुराने खून के धब्बे थे जो किसी ने मिटाने की कोशिश की थी। बिस्तर के नीचे उसे एक फटी हुई डायरी मिली। उसकी पहली पंक्ति थी, काली सराय में जो आता है लौटता नहीं। नेहा ने डायरी अर्पित को दी और चारों ने उसे मिलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी 1905 की थी और उसमें काली सराय का भयानक इतिहास लिखा था। सराय कभी एक अमीर जागीरदार राव बहादुर सिंह की थी। वह मुसाफिरों को अपनी सराय में ठहराता, उनकी दावत करता और फिर रात में उनकी हत्या कर उनका धन लूट लेता। उसकी क्रूरता की कहानियां आसपास के गांवों में फैल गई थीं, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया। उसकी पत्नी रुखसाना एक दयालु औरत थी। उसने अपने पति की करतूतों को बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसने एक मासूम परिवार को मारने की योजना बनाई तो रुखसाना ने हिम्मत जुटाई। उसने जागीरदार को शराब में जहर मिलाकर दिया और फिर सराय में आग लगा दी। जागीरदार जलकर मर गया, लेकिन रुखसाना भी आग की लपटों में फंस गई। डायरी में लिखा था कि रुखसाना की आत्मा अब भी सराय की रक्षा करती है, जबकि जागीरदार की आत्मा हर नए मेहमान को मारने की कोशिश करती है। ये पढ़कर चारों के चेहरों पर खौफ छा गया। कबीर ने कहा, यह सब सुपरस्टिशन है, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। लेकिन उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। आयुषी ने डायरी को बंद किया और बोली, हमें सुबह होने से पहले यहां से निकलना चाहिए। लेकिन बाहर बारिश और तेज हो गई थी और जीप का टायर पंक्चर हो चुका था। वे फंस चुके थे। रात के 2 बज रहे थे। चारों अपने कमरों में थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। तभी अचानक एक चीख गूंजी। नेहा ने दरवाजा खोला और देखा कि कबीर का कमरा खाली था। बिस्तर पर उसका बैग पड़ा था, लेकिन वह गायब था। चारों ने मिलकर सराय की खोजबीन शुरू की। गलियारों में केवल उनकी अपनी आवाजें गूंज रही थीं।
एक सुनसान कोने में उन्हें कबीर का मोबाइल मिला, जिसकी स्क्रीन टूटी थी और उस पर खून के छींटे थे। अर्पित ने मोबाइल उठाया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। तभी नेहा को गलियारे के आखिरी छोर पर एक परछाई दिखी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थीं। नेहा ने चीख मारकर सबको वहां बुलाया, लेकिन जब तक बाकी पहुंचे, परछाई गायब हो चुकी थी। चारों की सांसें थम गई थीं। आयुषी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह जागीरदार की आत्मा थी। हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। लेकिन सराय के दरवाजे अब बंद थे और बाहर बारिश का सैलाब था। काली सराय ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था। कबीर के गायब होने और खून से सने मोबाइल के मिलने के बाद अर्पित, नेहा और आयुषी का डर चरम पर था। सराय की दीवारें अब उन्हें किसी जेल की तरह घेर रही थीं। नेहा ने चीखते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा अभी। अर्पित ने हिम्मत जुटाई और मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे बंद किए हुए हो। आयुषी ने खिड़कियों की जांच की, लेकिन बाहर बारिश का सैलाब था और खिड़कियां लोहे की सलाखों से जकड़ी थीं। तीनों ने सराय के पीछे का रास्ता ढूंढने का फैसला किया। वे अंधेरे गलियारों से गुजरे, जहां दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स उनकी ओर घूर रही थीं। आखिरकार उन्हें एक छोटा सा दरवाजा मिला, जो बाहर की ओर जाता दिख रहा था। अर्पित ने उसे धक्का देकर खोला और तीनों बारिश में भीगते हुए बाहर निकले। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे फिर से सराय के मुख्य आंगन में खड़े हैं। रास्ता घूमकर उन्हें वापस उसी जगह ले आया था। आयुषी ने डर से कांपते हुए कहा, यह सराय हमें जाने नहीं देगी। उनके मोबाइल में नेटवर्क गायब था, यहां तक कि आपातकालीन कॉल भी नहीं लग रही थी। बारिश की आवाज अब किसी भयानक हंसी की तरह लग रही थी। अर्पित ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली, लेकिन उसकी रोशनी भी सराय के अंधेरे को भेद नहीं पा रही थी। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वापस सराय के अंदर लौट आए, क्योंकि बाहर रहना अब और खतरनाक लग रहा था। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, यह जगह कर्स्ड है, हमें कुछ करना होगा, वरना हम सब कबीर की तरह गायब हो जाएंगे। वापस सराय में लौटने के बाद तीनों ने फैसला किया कि डरने से कुछ नहीं होगा। उन्हें काली सराय के रहस्य को सुलझाना होगा। अर्पित ने डायरी को फिर से खोला और उसमें लिखी आखिरी पंक्तियों को पढ़ा। जागीरदार की आत्मा को केवल उसी कमरे में रोका जा सकता है जहां उसका मूल शव छिपा है, लेकिन डायरी में उस कमरे का कोई जिक्र नहीं था। आयुषी ने सुझाव दिया कि वे सराय के हर कोने की तलाशी लें, शायद कोई सुराग मिल जाए। तलाशी के दौरान नेहा को एक पुरानी सीढ़ी दिखी जो तहखाने की ओर जा रही थी। सीढ़ियां इतनी जर्जर थीं कि हर कदम पर चरमराहट की आवाज आ रही थी। तहखाने में अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी बेकार थी। तभी नेहा को एक ठंडी सांस अपने गाल पर महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा और एक धुंधली आकृति दिखाई दी, एक औरत जिसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे। उसकी साड़ी पुरानी थी और उसकी आंखें दया से भरी थीं। नेहा डर से चीख पड़ी, लेकिन अर्पित ने उसे शांत किया। वह आकृति धीरे धीरे साफ हुई। ये रुखसाना की आत्मा थी। उसकी आवाज हल्की लेकिन स्पष्ट थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जागीरदार की आत्मा अब भी यहाँ है। अगर उसे नहीं रोका गया तो तुम सब मर जाओगे। रुखसाना ने बताया कि जागीरदार का मूल शव सराय के सबसे पुराने कमरे में बंद है, जिसे उसने खुद सील किया था। लेकिन वह कमरा खोलने के लिए एक खास चाबी चाहिए जो सराय के झाड़ फानूस में छिपी है। रुखसाना ने चेतावनी दी, सावधान रहना, वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। अर्पित ने हिम्मत जुटाई और झाड़ फानूस की जांच की। उसे एक छोटी सी चाबी मिली जिस पर पुराने खून के निशान थे। लेकिन जैसे ही उसने चाबी उठाई, सराय की दीवारें हिलने लगीं। एक ठंडी हंसी गूंजी और गलियारे में वहीं परछाई दिखी। जागीरदार की आत्मा। उसकी चमकती लाल आंखें तीनों को घूर रही थीं। आयुषी ने चीख कर चाबी अर्पित के हाथ से छीन ली और बोली, हमें अभी वह कमरा ढूंढना होगा, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। तीनों तहखाने की ओर दौड़े, लेकिन हर कदम पर सराय का माहौल और डरावना होता जा रहा था।
दीवारों से खून टपक रहा था और हवा में एक भयानक गंध फैल रही थी। रुखसाना की आत्मा उनके साथ थी, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर हमने वह कमरा नहीं खोला तो जागीरदार हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अर्पित ने चाबी को मजबूती से पकड़ा और तहखाने के सबसे अंधेरे कोने की ओर बढ़ा, जहां एक भारी लकड़ी का दरवाजा दिख रहा था। लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही जागीरदार की परछाई फिर से प्रकट हुई और इस बार उसका गुस्सा बेकाबू था। अर्पित, नेहा और आयुषी तहखाने के उस भारी लकड़ी के दरवाजे तक पहुंच गए, जिसके पीछे जागीरदार का मूल शव छिपा था। चाबी अर्पित के हाथ में थी, लेकिन दरवाजे से भयंकर चीखें और गुर्राहट की आवाजें आ रही थीं, मानो कोई दानव जंजीरों में जकड़ा हुआ हो। रुखसाना की आत्मा उनके साथ थी, लेकिन उसकी आकृति धुंधली पड़ रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, जल्दी करो, मेरी शक्ति खत्म हो रही है। अर्पित ने चाबी ताले में डाली, लेकिन तभी जागीरदार की परछाई प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें क्रोध से जल रही थीं। अचानक आयुषी ने अपने सिर को पकड़ा और चीखने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसकी आवाज बदलकर गहरी और डरावनी हो गई। जागीरदार की आत्मा ने आयुषी पर कब्जा कर लिया था। उसने नेहा को धक्का दिया और अर्पित की ओर बढ़ी, चाबी छीनने की कोशिश में। रुखसाना ने चिल्लाकर कहा, उसके शव को जलाओ, ये एकमात्र तरीका है। अर्पित ने हिम्मत जुटाई और आयुषी को पकड़कर जमीन पर गिराया। नेहा ने पास पड़ी एक पुरानी मशाल उठाई और उसे जलाया। रुखसाना ने बताया कि शव को जलाने से पहले जागीरदार की आत्मा को कमजोर करना होगा। इसके लिए अर्पित को एक प्राचीन मंत्र पढ़ना था, जो डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था। अर्पित ने कांपते हाथों से डायरी खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयू नमो रक्षति रक्षति सर्वम विश्वेन सन्नादति। मंत्र की गूंज से जागीरदार की आत्मा तड़पने लगी। आयुषी की आंखें सामान्य होने लगीं और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अर्पित ने दरवाजा खोला। अंदर एक तिजोरी नुमा कमरे में जागीरदार का कंकाल था, जिसके आसपास काली धुंध तैर रही थी। नेहा ने मशाल से कंकाल को आग लगाई और कमरा चीखों से गूंज उठा। तभी कोने में एक आकृति दिखी, कबीर, बेहोश लेकिन जिंदा। अर्पित ने उसे उठाया और तीनों कमरे से बाहर भागे। जैसे ही कंकाल जलकर राख हुआ, सराय की दीवारें हिलने लगीं। जागीरदार की आत्मा एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गई। रुखसाना की आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब यह सराय किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसकी आकृति धीरे धीरे हवा में घुल गई और सराय में एक अजीब सी शांति छा गई। बाहर बारिश थम चुकी थी। सुबह का सूरज निकल रहा था और उसकी किरणें सराय के आंगन में फैल रही थीं। दरवाजे जो पहले जाम थे, अब आसानी से खुल गए। अर्पित, नेहा और आयुषी ने कबीर को सहारा दिया और बाहर निकले। कबीर धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसने बताया कि उसे किसी ने तहखाने में बंद कर दिया था, लेकिन वह ज्यादा कुछ याद नहीं कर पा रहा था। चारों ने पीछे मुड़कर सराय की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सराय गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। केवल एक खाली मैदान था, जहां घास हवा में हिल रही थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, क्या यह सब एक सपना था? लेकिन कबीर के कपड़ों पर है पर्सनली के धब्बे और अर्पित के हाथ में पकड़ी डायरी इस बात का सबूत थी कि जो हुआ वह हकीकत था। 1 साल बाद अर्पित ने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। उसने काली सराय का रहस्य नाम से एक किताब लिखी, जो बेस्ट सेलर बन गई। किताब में उसने अपने अनुभव को बिना किसी बदलाव के लिखा, लेकिन कई लोगों ने इसे केवल एक काल्पनिक कहानी माना। अर्पित अब एक लेखक के तौर पर मशहूर था, लेकिन वह उस रात को कभी नहीं भूल पाया। नेहा और आयुषी ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, जबकि कबीर ने उस घटना के बाद ज्यादा बोलना बंद कर दिया था। एक दिन अर्पित के घर में एक गुमनाम चिट्ठी आई। उसमें साधारण स्याही से लिखा था, तुमने सिर्फ शुरुआत देखी थी। चिट्ठी के नीचे कोई नाम नहीं था, लेकिन एक छोटा सा चिन्ह था, वही नक्काशी जो सराय के मुख्य दरवाजे पर थी। अर्पित का दिल धड़कने लगा। उसने चिट्ठी को जलाने का फैसला किया, लेकिन रात में उसे सपने में वही चमकती लाल आंखें दिखीं।
उसी समय दूर राजस्थान के जंगलों में एक नया ग्रुप रोड ट्रिप पर निकला था। उनकी जीप एक सुनसान सड़क पर रुकी, जहां एक तख्ती पर लिखा था, काली सराय 2 किलोमीटर। हंसते खेलते हुए वे उस ओर बढ़े, अनजान कि उनका इंतज़ार क्या कर रहा था। अगर ये कहानी सच लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सच्चाई कभी कभी और भी डरावनी होती है।